मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है थ्योरी क्लास। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, 2 चैप्टर पढ़े हैं। एक क्या पढ़े हैं, पहला चैप्टर पढ़े हैं, उसने कहा था कहानी है। पहला चैप्टर पढ़े हैं, उसने कहा था जो कि पाठ 2 लेसन 2 में दिया गया है। ठीक, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। ठीक, क्लास 12 की बात कर रहे हैं, कक्षा 12 दिगंत। ठीक, और एक और क्लास पढ़े हैं, रोज अज्ञे की कहानी है, अज्ञे की। ये था चैप्टर, हमको लग रहा है 5 में था। हाँ, और आज हम पढ़ने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का। क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जूठन पढ़ेंगे। जूठन रचना, जूठन। ये चैप्टर 10 में दिया गया है। ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, सोचा कि चलो पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अब ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में। ये जो जूठन इनकी रचना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है दलित साहित्यकार हैं। दलित साहित्यकार हैं। ठीक है, दलित साहित्यकार। अगर बात करें जूठन, जूठन क्या है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। जूठन इनकी आलोचनात्मक कृति है, आलोचना कह सकते हैं, आलोचना है। सॉरी, आलोचना नहीं, जूठन इनकी आत्मकथा है। जूठन इनकी आत्मकथा है, आत्मकथा है। अगर पूछे जूठन का प्रकाशन वर्ष क्या है, जूठन का प्रकाशन वर्ष है 1997। ठीक, आलोचना की बात हम कर रहे थे यहाँ पे। हाँ, लेकिन आलोचना इनकी पूछी गई थी क्लास जो बीपीएससी द्वारा एग्जाम लिया गया था 11-12 का, उसमें पूछा गया था जूठन की एक रचना आलोचना, उसका नाम है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। जिसके पास पेपर होगा देख लीजिएगा, नहीं तो मेरी क्लास है उसमें देख लीजिएगा, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। ठीक, ये इनकी आलोचनात्मक कृति है। आलोचना यही आपसे पूछी गई थी, यही आपसे पूछी गई थी एग्जाम में बीपीएससी द्वारा। ठीक है, 11-12 में। अभी आप लोग देखे हैं कि कल रिजल्ट आया है 11-12 का। कितने सारे मतलब सीट जितना था उतना फॉर्म नहीं पड़ा था, जितना फॉर्म पड़ा था उसमें से उतने कम विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, 525 लोग। सोचिए, सीट उतना है और पास हुए हैं इतने लोग। कितना टफ ये वाला एग्ज़ाम था। लेकिन यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका क्लास 11-12 के लिए, यानी उच्च माध्यमिक स्तर के लिए मैं अलग से क्लास लेके आऊँगी। ठीक, उच्च माध्यमिक स्तर के लिए अलग से क्लास का मतलब 80 नंबर का जो प्रैक्टिस सेट है वो स्पेशल होगा। 100% इस यहाँ से नहीं कर सकते, लेकिन 99% इतना समझ लीजिए कि यहाँ से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो यदि आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करेंगे कि हाँ कितने लोग हैं, उसी हिसाब से मैं क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। व्हाट्सएप नंबर है 8737812839। ठीक, नहीं तो इसका लिंक भी दिया गया है, उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप इस पर कमेंट करिएगा कितने लोग हैं, उसी हिसाब से मैं ये क्लास ज़रूर लेके आऊँगी।
और इस बार नहीं छोड़ना है। 525 नहीं बल्कि जितनी सीट है 3000 से ज़्यादा सीट है, उसके लिए हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले अगले पैराग्राफ की तरफ। ओम प्रकाश वाल्मीकि, अभी हम लोग चर्चा किए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कौन है, दलित साहित्यकार हैं। जन्म है 30 जून 1950, जन्म स्थान बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। माता पिता हैं मुकुंदी देवी और छोटन लाल। शिक्षा अक्षर ज्ञान का प्रारंभ मास्टर सेवक राम मसीही के खुले बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से। उसके बाद बेसिक प्राइमरी स्कूल में दाखिला। 11वीं की परीक्षा बरला इंटर कॉलेज बरला से उत्तीर्ण, लेकिन 12वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण। फलस्वरूप बरला कॉलेज छोड़कर डीएवी इंटर कॉलेज देहरादून में दाखिला। कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए। वृत्ति इनकी क्या थी देखते हैं। 12वीं कक्षा में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा चंद्रपुर महाराष्ट्र में ड्राफ्टमैन की नौकरी। संप्रति भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन विभाग के अधीन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री देहरादून में अधिकारी के रूप में कार्यरत। सम्मान कौन कौन सा मिला इनको सम्मान मिला है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान मिला 1995 में, जयश्री सम्मान मिला 1996 में, कथाक्रम सम्मान मिला 2000 में। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकता है, प्रश्न का कोई ठिकाना नहीं है कहाँ से बन सकता है। हाँ, अब देखिए जो हम पढ़ने वाले इनकी कृति है जूठन, आत्मकथा है। सलाम घुसपैठिए इनकी कहानी संग्रह है। जूठन जो है आत्मकथा है, सलाम घुसपैठिए कहानी संग्रह है। सदियों का संताप बस बहुत हो चुका अब और नहीं इनकी कविता संकलन है। ठीक है, सदियों का संताप बस बहुत हो चुका अब और नहीं कविता संकलन है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र इनकी आलोचना, यही पूछा गया था बीपीएससी द्वारा क्लास उच्च माध्यमिक स्तर में, ध्यान दीजिएगा। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम की नाट्य संस्था स्थापित की। इस संस्था के माध्यम से अनेक नाटकों में अभिनय के साथ साथ मंचन निर्देशन भी किया। हिंदी क्षेत्र में पिछले दशकों में आए सामाजिक उभार और गहराती राजनीतिक चेतना के कारण दक्षिण और महाराष्ट्र प्रदेशों की तरह हिंदी साहित्य में भी दलित चेतना एवं भावधारा का विकास हुआ। यह समाज एवं साहित्य के लिए हितकर एवं शुभ है। इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि समाज में सामंती जकड़बंदियाँ टूट रही हैं या ढीली पड़ रही हैं। वैज्ञानिक परिदृष्टि समाजवादी वैचारिक जागरण मानवाधिकारवाद और लोकतंत्र के युग में सामंती सोच और भेद बुद्धि पर टिकी समाज व्यवस्था आमूल बदलनी चाहिए। उसे मध्ययुगीन संस्कारों से उबर कर समता न्याय बंधुत्व और सामाजिक सद्भाव की दिशा में अपना कायाकल्प करना चाहिए। सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ते पिछला दलित उभार और संप्रदाय जाति लिंग आदि के विभेदों के विरुद्ध आंदोलनों के पीछे की कामना संकल्प और विचार का यही सार है। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में दलित आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। उनके साहित्य में महज आक्रोश और प्रतिक्रिया से परे समता न्याय और मानवीयता पर टिकी एक नई पूर्णतर सामाजिक चेतना और संस्कृति बोध की आहट है। वे सिर्फ किन्हीं विचारधाराओं के संसर्ग और ताप पर निर्भर समीकरणों और फार्मूलों के सहारे नहीं लिखते। उनके लेखन में उनके अपने जीवनानुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचनानुभवों की भट्ठी में गलाकर रचना की एक नई इबारत पेश करते हैं जिसका परिप्रेक्ष्य व्यापक अर्थों में मानवीय है। ओम प्रकाश वाल्मीकि आत्मकथा जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है जूठन, बहुत बार पूछा गया है यह प्रश्न, ने व्यापक पाठक वर्ग का ध्यान आकृष्ट किया है। उनकी आत्मकथा का यहाँ प्रस्तुत संकलित अंश वानगी के रूप में है। इस अंश से संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जगती है। आत्मकथा और उसका यहाँ संकलित अंश अतिरंजित और वास्तविक है। वास्तविकता का माटी और पानी सरीखा रंग ही इसके रचनात्मक गद्य की विशेषता है। अपनी संवेदना और मर्म स्पर्शिता के कारण प्रस्तुत अंश मन पर गहरा असर छोड़ जाता है। अब पढ़ते हैं जूठन। इससे पहले ये जयप्रकाश करदम, ये भी दलित साहित्यकार हैं।
इनकी एक रचना है छप्पर। जयप्रकाश करदम की है छप्पर, याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। ये लिखते हैं जयप्रकाश करदम जी, सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज का जीवन जितना विविध आयामी है, उतनी उसकी समस्याओं के भी उतने ही रूप हैं। प्रत्येक जाति की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं, किंतु अभाव और उत्पीड़न सभी दलित जातियों का सामान्य और सबसे बड़ा सत्य है। हजारों साल से दलितों के अन्याय, अपमान, उत्पीड़न और अभाव के पीछे प्रमुख कारण उनका अशिक्षित होना रहा है। अशिक्षित होने के कारण दलित न तो अपने विरुद्ध रचे गए शास्त्रीय विधानों को ठीक से समझ सके और न उनका प्रतिकार कर सके, बल्कि इसके विपरीत वे इस शास्त्र सम्मत शोषण को अपनी नियति मानते रहे। जीवन के लिए शिक्षा कितनी आवश्यक है इसका एहसास उनको नहीं हुआ। कौन कहते हैं? जयप्रकाश करदम। किनके बारे में कह रहे हैं? दलित समस्याओं के बारे में कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं जूठन की तरफ। जूठन। एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है बे तेरा? ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। चूहड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी, चूहड़े का है। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बढ़ाना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो यूँ खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। बच्चा पढ़ने जा रहा है, मैदान साफ करने जा रहा है। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। दूसरे दिन पूरे दिन झाड़ू की ही देता रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर काँपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, माँ साहब, वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा ले जाता है। कक्षा से बाहर खींच कर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैंने मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टर और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहराई खाई में लगातार गिर रहा था। इतना कि गहरी खाई में गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। बाहर से ही आवाज़ देकर बोले, मुंशी जी, तो ये क्या कर रहा है? मुंशी जी, ये यो क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। पिताजी ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए। मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी, रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ है? मेरी हिचकियाँ बंध गई थी। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीन कर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाए है? पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर्स बाहर आ गए। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज़ जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी नहीं भूल पाया। पहला भाग समाप्त हुआ। दूसरे भाग पे चलते हैं। दूसरा भाग है, मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8 गाँव हिंदू मुसलमानों के घर तथा घेर मर्दों
का बैठक खाना का तथा मवेशियों को जगह को बांधने की जगह। अच्छा, घेर कर रहा है, मर्दों का बैठक खाना तथा मवेशियों को बांधने की जगह को कर रहा है। और 10 8 10 तगाँव यानी हिंदू मुसलमान में साफ सफाई का काम करती थी। इस काम में मेरी बहन, बड़ी भाभी तथा जसवीर और जनेसर 2 भाई, पात्रों का नाम याद रखिएगा, जसवीर जनेसर 2 भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर तगाँव के यहाँ वार्षिक नौकर की तरह काम करता था। प्रत्येक तगा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय, भैंस और बैल सामान्य बात थी। उनका गोबर उठाकर गांव से बाहर कुड़ड़ियों पर या उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घेर से हर रोज 5-6 टोकरे गोबर निकलता था। सर्दी के महीनों में यह काम बहुत ही कष्टदायक होता था। गाय, बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दालानों में बांधा जाता था, जिनमें गन्ने की सूखी पाती या फूस बिछा होता था। रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी दालान में फैलता रहता था। 10-15 दिनों बाद एक बार पाती बदली जाती थी या उसके ऊपर सूखी पाती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में दालानों में भरी दुर्गंध से गोबर ढूंढ ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफदेह होता था। दुर्गंध से सिर भिन्ना जाता था, फिर भी वो लोग काम करते थे। इन सब कामों के बदले में मिलता था 2 जानवर पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज, यानी लगभग 2.5 किलो अनाज। दल मवेशी वाले घर से साल भर में 25 सेर 12-13 किलो अनाज। दोपहर के समय हर घर से बची खुची रोटी, जो खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, कभी कभी जूठन भी भंगन की टोकरी में डाल दी जाती थी। देख रहे हैं पहले का। शादी विवाह के मौक़ों पर जब मेहमान या बाराती खाना खा रहे थे तो चौड़े दरवाजे के बाहर बड़े बड़े टोकरे लेकर बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर जूठी पतले उन टोकरों में डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। पूरी के बचे खुचे टुकड़े, एक आध मिठाई या टुकड़ा या थोड़ी सब्जी, बहुत सब्जी पत्तल पर पाकर बाछें खिल जाती थी। बाछें खिल जाना यानी खुश हो जाना, ये मुहावरा है। जिस बारात की पत्तलों से जूठन कम उतरती थी, कहा जाता था कि भुक्खड़ लोग आ गए हैं, सारा चट कर गए हैं। अक्सर ऐसे मौक़ों पर बड़े बूढ़े ऐसी बारातों का जिक्र बहुत रोमांचक लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात से इतनी जूठन आई कि महीनों खाते रहे। हे भगवान! पत्तलों से जो पूरियों के टुकड़े एकत्र होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। चारपाई पर कोई कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पर बैठाया जाता था क्योंकि सूखने वाली पूरियों पर कौवे, मुर्गियाँ, कुत्ते अक्सर टूट पड़ते थे। जरा सी आँख बची कि पूरियाँ साफ, इसलिए डंडा लेकर चारपाई के पास बैठना पड़ता था। कितनी मार्मिक ये घटना है, देखिए। ये सूखी पूरियाँ बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर बारीक मिर्च और नमक डालकर खाने में मज़ा आता था। कभी कभी गुड़ डालकर लूदी जैसा बनाया जाता था, जिसे सभी बड़े चाव से खाते थे। आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूँ तो मन के भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। कैसा जीवन था! दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। जब मैं छोटा था, माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बटाने, गाँव त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। आज जब सोचता हूँ तो जी मितलाने लगता है। अभी पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी का पोता सुरेंद्र सिंह आया था। किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव से मेरा पता लेकर आया था। रात में रुका। मेरी पत्नी ने उसे यथासंभव अच्छा खाना खिलाया। खाना खाते खाते वह बोला, भाभी जी, आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है। हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। उसकी बात सुनकर मेरी पत्नी तो बहुत खुश हुई, लेकिन मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा। बचपन की घटना स्मृति का दरवाज़ा खटखटाने लगी। सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था। उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी थी। उनके यहाँ मेरी माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन पहले से माँ पिताजी ने सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन से लेकर बाहर तक के अनेक काम किए थे। बेटी की शादी का मतलब गांव भर की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी न रह जाए। गांव भर की चारपाइयों को ढो ढो कर इकट्ठा किया था पिताजी ने।
बारात खाना खा रही थी। माँ टोकरा लिए दरवाजे से बाहर बैठी थी। मैं और छोटी बहन माया माँ से सिमटे बैठे थे। बहन का नाम था माया। इस उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई आए और पकवानों की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेंगे। जब सब लोग खा खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह त्यागी को दालान से बाहर आते देखकर कहा, चौधरी जी, इब तो सब खाना खा के चले गए, हमारे जागतों को भी एक पत्तल पर धर को कुछ दे दो, वो भी तो इस दिन का इंतजार कर रहते हैं। सुखदेव सिंह ने जूठी पत्तलों से भरे टोकरे की तरफ इशारा कर कहा, टोकरा भर के जो जूठन ले जा रही है, ऊपर से जागतों के लिए खाना मांग रही है। अपनी औकात में रह चूड़ी, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। वही आज इस ओम प्रकाश वाल्मीकि के दरवाजे पर आया है। किसी दिन उसके दरवाजे पर ये लोग थे तो कैसे बोल रहा था, उठा टोकरा दरवाजे से और चलती बन। तो समय बहुत बलवान होता है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता। उन दिनों मैं 9वीं कक्षा में था। घर की आर्थिक हालत कमज़ोर थी। एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को खटना पड़ता था। मेरे पास पाठ्य पुस्तकें हमेशा कम रहती थी। दोस्तों से मांगकर काम चलाना पड़ता था। कपड़ों की भी वही ही स्थिति थी, जो मिल गया वही पहन लिया, जो वक्त पर मिला खा लिया। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चोरों के जिसमें था। जिसके घर में जो काम करता था उसे उसके मरे हुए पशु भी उसी को उठाने पड़ते थे। इसके बदले कोई मेहनताना या मजदूरी नहीं मिलती थी। एक गाय, बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत होती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी लगी रहती थी कि इसीलिए वह बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर गालियां बकता था। उठाने वालों को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो ही जाती है। यहाँ चूहड़ों शब्द प्रयोग किया गया है उन्हीं लोगों के लिए, दलित जातियों के लिए। मरे हुए पशुओं को उठाना बड़ा कठिन काम होता है। उसके अगले पिछले पैरों को रस्सी से बांधकर बांस की मोटी मोटी बाहियों से उठाना पड़ता था। इसके श्रम साध्य काम के बदले में मात्र गालियाँ। कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहाँ श्रम का कोई मोल ही नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था यह सब। मरे हुए पशु की खाल मुजफ्फरनगर के चमड़ा बाजार में बिक जाती थी। उन दिनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपये में बिकती थी। आने जाने और मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी देकर मुश्किल से एक खाल के बदले 10-15 रुपये हाथ में आते थे। तंगी के दिनों में 10-15 रुपये भी बहुत बड़ी रकम दिखाई पड़ते थे। चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत मीन में निकालता था। कट फट जाने पर खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते ही उस पर नमक लगाना पड़ता था, वरना दूसरे दिन ही खाल खराब हो जाती थी, जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था। एक रोज ब्रह्मदेव तगा का बैल खेत से लौटते समय रास्ते में गिर गया, उठ नहीं पाया, मर गया। कुछ ही देर बाद ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर कर दी थी। पिताजी और मुझसे बड़े भाई जनेसर उस रोज किसी रिश्तेदारी में गए थे। उस घर पर माँ, मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। जसवीर उन दिनों देहरादून में था, मामा के पास। माँ परेशान हो गई थी कि बैल की खाल उतारने किसे भेजे। बस्ती में 1-2 लोग थे, लेकिन कोई भी उस समय जाने को तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की, वे तैयार हो गए थे, लेकिन उनके साथ किसी को जाना चाहिए, अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। मैं उस समय स्कूल में था। माँ ने थक हार कर मुझे ही बुला लिया। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचकर जो 10-15 रुपये मिलने वाले थे उन्हें छोड़ पाने की स्थिति में माँ नहीं थी। हार कर माँ ने मुझे चाचा के साथ भेज दिया। मेरे चाचा 16 महाकामचोर थे। बस सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, मेहनत के काम में कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुंचने से पहले ही बैल पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। चाचा खाल उतारनी शुरू कर दी। मैं उनकी मदद कर रहा था। चाचा का हाथ धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी जैसे कुशलता उनमें नहीं थी। थोड़ी देर बाद वे थक कर बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी, बोले, धीरे धीरे खाल उतारो, अकेले से तो शाम तक नहीं उतरेगी। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे। अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पर मैंने बैल की खाल उतारी थी। मैं जैसे स्वयं ही गहरे दलदल में फंस रहा था, जहाँ से मैं उबरना चाहता था। हालात मुझे उसी दलदल में घसीट रहे थे। चाचा के साथ तपती दोपहरी में जिस यातना को मैंने भोगा था, आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताज़ा हैं। जैसे जैसे खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था।
खाल उतारने में हमें कई घंटे लग गए थे। चाचा ने खाल को ज़मीन पर फैला दिया। उस पर लगे खून को सूखी ज़मीन ने सूख लिया। चाचा ने खाल को चादर से बांध दिया था। गठरी उठाकर सर पर रख ली थी। लगभग 2 मील की दूरी पर हमारा घर था। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ रहा था। मैं हाथ में छुरी पकड़कर उनके पीछे पीछे से लगभग दौड़ता जाता था। बसेड़ा जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग बस अड्डे के पास पहुंच गए थे। गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर रख दी थी। यहाँ से आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। उस रोज मैंने चाचा से बहुत कहा, लेकिन वे नहीं माने। चाचा, बस अड्डे की भीड़ पार करा दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। मेरे स्कूल के सभी साथी यह ले जाते हुए देखेंगे तो वे स्कूल में मुझे तंग करेंगे। मैंने गिड़गिड़ाकर रुआसी आवाज़ में चाचा से कहा, किंतु वे नहीं पसीजे। गठरी उठाकर मेरे सिर पर रख दी। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। बस अड्डे की परिचित भीड़ से मैं उस रोज़ जिस तरह से निकला, मेरा मन ही जानता है। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख न ले, कोई सहपाठी न मिल जाए। अगर कोई पूछ बैठेगा तो क्या बताऊंगा। घर तक पहुँचते पहुँचते मेरी टांगें जवाब दे गई थी। लग रहा था कि अब गिरा। गांव के किनारे किनारे चलकर लंबा चक्कर काटा था बस्ती तक पहुंचने के लिए। मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़ों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा था, इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूँ, लेकिन लाखों लोग आज भी उस घिनौनी जिंदगी को जी रहे हैं। सच में ये आत्मकथा पढ़कर आंख भर आई। बहुत ही दर्दनाक है। तो आप लोगों को ये आत्मकथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैं सोची कि चलिए आप लोगों के साथ इस क्लास को शेयर करती हूँ। अब इसमें जो बाकी क्लास होंगे उसको मैं देखूंगी, नहीं तो इससे रिलेटेड मैं अब प्रश्न करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। नहीं तो मुझे करवाना होता तो मैं सारे चैप्टर को एक एक करके पढ़ा देती। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।